तो दोस्तों आज हम एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार हाई स्कूल बोर्ड की विज्ञान के अनसॉल्व पेपर लाए हैं सेट नंबर 1 सन 2020 का। इस सेट का नंबर है एनजे सेट 1। एनजे सेट का सल्यूशन लेके आए हैं। चलिए दोस्तों आइए पहले नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है पहले नंबर सवाल में? भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन के सामने है। कह रहा है किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में छोटा बनेगा। तो आपको पता है दोस्तों उत्तल कौन सा है, उत्तल पे आप टिक लगाएंगे। ठीक दोस्तों, चलिए आगे की क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक उत्तल लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस के वस्तु के अपेक्षा 3 गुना दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब मतलब 3 गुना, तो उसका आवर्धन क्या होगा दोस्तों? 3 होगा। क्यों होगा दोस्तों 3? आइए हम आपको बता दें। 3 इसलिए होगा, आप लोगों ने आवर्धन का फार्मूला पढ़ा होगा, m बराबर v/u। तो जो प्रतिबिंब है, मेरी बात समझिएगा, जो प्रतिबिंब वो 3 गुना बन रहा है वस्तु का 3 गुना। तब जब यहाँ रखेंगे 3u/u, u से u कैंसिल तो आया 3 दोस्तों। इसी वजह से ये 3 गुना बन रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? एम्पियर होता है। क्या होता है दोस्तों? एम्पियर। और आपको बता दें हम के बाद क्वेश्चन कह रहा है चौथा नंबर जो है परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र। परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित में से किसके नियम किया जाता है दोस्तों? ये दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार इसका आकलन किया जाता है। ये पॉइंट आप याद कर लें। चलिए दोस्तों उसके बाद एक क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पारदर्शी से बने घनाभ गुटके जिसके प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है की है, तो तली पर स्थित काले बिंदु की आभासी की गहराई जबकि कांच का पूर्णांक कितना दिया है। करते हैं इस क्वेश्चन में को क्या कह रहा है। कांच का पूर्णांक कितना दिया है दोस्तों? कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है? 1.6। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन देख ले, 1.6 है। तो आभासी गहराई कैसे निकालेंगे? तो आपको हम एक फार्मूला बता दें। आभासी गहराई का होता है वास्तविक गहराई बटे कांच का पूर्णांक। कांच का अपवर्तनांक ये होता है फार्मूला। तो आपको बता दें अगर हम तो यहाँ पर वास्तविक गहराई देखिए कितना दिया है। वास्तविक गहराई 4 दिया है। क्वेश्चन को आप पढ़िए। हुआ कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है? 1.6। जब इसका आप डिवाइड देंगे तो आएगा 2.5 सेंटीमीटर। ये आंसर नोट कर लो दोस्तों। ठीक दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन में आपको दिया है क्या क्या दोस्तों? इसमें एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने इसकी क्षमता दी है। अच्छा बताइए उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी दी है? फोकस दूरी दिया है आपको 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी 20। क्षमता कैसे ज्ञात करते हैं? ये प्लस में लेंगे क्योंकि उत्तल लेंस है। क्या है बेटा? उत्तल लेंस। ठीक है, कितनी दिया है क्षमता? क्षमता इसका जो दिया है कैसे निकालेंगे? P बराबर होता है 1 या 100/F। जब F सेंटीमीटर में ये फॉर्मूला लगाते हैं 100 F का मान कितना है? 20। जब 20 का भाग देंगे इसमें तो आएगा 20×5 100, 5 डायोप्टर आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ में किसी चालक में बहने वाली जो धारा है, ठीक दोस्तों, बहने वाली जो धारा 10 एम्पियर का है। बहने वाली धारा जो है वो है 10 एम्पियर का। ठीक है, और कह रहा है
कि प्रति सेकंड मतलब टी की वैल्यू 1 सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है ऐसी बात, ठीक है। और कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क ये पूछ रहा है। और कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना दिया है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ये हुआ दिया है। तो एक काम करिए दोस्तों, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। Q बराबर N होता है, कहिए हाँ। और Q बराबर IT होता है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसको Q मानो या E मानो, ठीक है, बात तो वही है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो आपको समय दिया है, करंट दिया है, N निकालना, आप इसको E मान लो, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश को E भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों को इक्वल करो, तो लेफ्ट हैंड सेम है, तो NE इज इक्वल टू IT होगा। यहाँ से N की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो N बराबर आएगा IT बटे E, यही तो आएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू 10 एम्पियर, ठीक। T की वैल्यू कितनी है 1, E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यही आएगा दोस्तों। अब देखिए 10 कम 10, अब ये पॉइंट नीचे रहने दीजिए, ये पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक दोस्तों। अब 10 में 1.6 का अगर हम डिवाइड दें तो क्या आएगा, 10 में अगर 1.6 का हम डिवाइड दें तो 0 या 6.25 आएगा इंटू 10⁻19, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या दोस्तों नोट कर लिया जाए। पूर्णांक में अगर बदलना चाहते हैं तो पॉइंट नहीं लगाना चाहते हैं तो इसको 625 × 10⁻17 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉइंट हटाया 2 0 बढ़ा, 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, गा नंबर था, दूसरे का गा। चलिए आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरे का कह रहा है एक ऑटो वाहक पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर की वक्रता त्रिज्या का, अच्छा 6 मीटर की वक्रता त्रिज्या, तीसरे का क्वेश्चन है, मतलब रेडियस दिया है 6 मीटर की, ठीक, वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल लेंस लगा है, ठीक, किसी समय वाहक दर्पण से 6 मीटर दूर है। इसका मतलब दोस्तों ये वस्तु की दूरी हो गई, किसकी दूरी, यू कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, मीटर दूर है, यू हमेशा माइनस में लिया जाता है, आपको पता है। तो समय प्रतिबिंब की स्थिति आकार ज्ञात करना है, ठीक दोस्तों। इसकी हमें स्थिति बोले तो वी फाइंड करना है, तो वी कैसे ज्ञात करेंगे हम, आपको इससे फोकस दूरी आ जाएगी। फोकस दूरी क्या होती है, त्रिज्या की आधी होती है दोस्तों, ये होता है फॉर्मूला, आपको पता है। तो यदि आर की वैल्यू 6 हम रखेंगे तो y2 आएगा, तो आ गया 3 मीटर। तो मेरी जो फोकस दूरी आई कितनी आ गई, 3 मीटर आ गई। समझ में आया कैसे आया, ठीक दोस्तों। अब हम यहाँ लगाने जा रहे हैं फार्मूला होता क्या है, 1/f लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u, ये होता फार्मूला, ठीक दोस्तों। अब हम यहाँ मान रखने जा रहे हैं, ये देखिए 1/f का मान है 3, v का मान निकालना है, u का मान -6, ठीक दोस्तों, ये होता है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, v का मान जब निकालेंगे तो बताइए, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/3, माइनस माइनस प्लस इधर जाके फिर हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा। और एक बात बता दें हम, ये उत्तल दर्पण लगा, क्वेश्चन देखिए दर्पण के लिए प्लस होता है दोस्तों, क्या होता है प्लस। अब ये माइनस प्लस माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस, ठीक दोस्तों। 1/v बराबर एलसीएम लेंगे 6, 3 दूनी 3, 6 कम 6। तो बताइए दोस्तों इसके बाद क्या होगा, जब एक इसको बाद हम सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। 1/v 3/6 काटेंगे, 3 1 कम 3 दूनी जय,
तो 1/v बराबर 1/2 आएगा। तो v का मान कितना आया, 2 मीटर। कितना आ गया दोस्तों, 2 मीटर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, तीसरे का अथवा। ठीक दोस्तों, तीसरे का जो अथवा है उसमें क्या है देखते हैं। तीसरे का जो अथवा है उसमें क्या है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित। तीसरे का ये अथवा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग, आपके स्क्रीन पर दिया है। अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक ही देख पाता है तो उसकी फोकस दूरी व क्षमता ज्ञात करना है। तो एक काम करें, लेंस के लिए हम ये लगाएंगे। v मान लिया कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब इसमें सारी वैल्यू माइनस में लेते हैं क्योंकि इसमें लेंस नहीं पता है। ठीक दोस्तों, तो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और v जो है वस्तु को मान लेंगे अनंत पर है। वस्तु कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। ठीक है, और फोकस हमें ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या होगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u लेंस के लिए, क्योंकि आँखों में क्या लगता है, लेंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ वैल्यू को पुट करिए। 1/f, f की वैल्यू कितनी है, निकालनी है। 1/v की वैल्यू -10, u है अनंत। तो दोस्तों आपको एक बार बता दें, 1/f बराबर ये हो जाएगा माइनस का 1/10, और ये 1/अनंत का मान होता है 0, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता होगा। क्रॉस गुणा करेंगे तो f बराबर आ जाएगा माइनस का 10 मीटर। ये आ गया f का मान। आपको क्षमता चाहिए, क्षमता के लिए क्या होता है फार्मूला दोस्तों, p बराबर 1/f। जब मीटर में हो तो किसमें, जब f मीटर में हो तो 1/10। 10 माइनस को भी जब भाग देंगे तो जी माइनस का 0.1 डायोप्टर आएगा क्षमता। तो क्या आ जाएगा, फी। ठीक दोस्तों, नोट कर लिया जाए इस सवाल को। उसके बाद खा नंबर सवाल में आइए दोस्तों। खा नंबर सवाल क्या कह रहा है, तीसरे का खा। इस सवाल में क्या क्या कह रहा है आप ये देखते हैं। इस सवाल में आपको दिया है, एक विद्युत उपकरण पर लिखा है 2.3 किलोवाट व 230 वोल्ट। इसे पूरी क्षमता से कार्य करने पर इससे कितनी विद्युत धारा प्रवाह होगी, इसका प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको उपकरण का आइए धारा निकालते हैं। क्या क्या हमें गिवन है इसमें, पी की वैल्यू कितनी गिवन है, किलोवाट, 2.3 किलोवाट। इसको वाट में बदलें अगर हम, किस में बदले दोस्तों, वाट में, तो हो जाएगा 2300 वाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2300 वाट। अब विभव कितना दिया है आपका, विभव दिया 230 वोल्ट, 230 वोल्ट दिया। ठीक दोस्तों, और अगर हम देखें इस सवाल में पूरी क्षमता से कार्य करने के लिए कितनी धारा आई निकालना है, तो P बराबर फार्मूला लगा दो, P बराबर लगा दो VI, लगा दिया। आई निकालना है क्वेश्चन में, क्या निकालना, आई को निकालना है। तो एक काम करो, मान रखो यहाँ पर, P का मान कितना है, P का मान है 2300, V का मान कितना 230 इंटू आई, तो 0 0 कैंसिल, 23 से कम 23 दाम 230, तो आ गया 10 बराबर आई। तो आई का मान आ गया 10 एम्पियर। क्या आ गया, आई का मान आ गया 10 एम्पियर। ठीक है, और हमें क्या निकालना दोस्तों, हमें अभी निकालना है इसमें प्रतिरोध। तो प्रतिरोध के लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, फार्मूला कौन सा है दोस्तों, P बराबर V²R। तो R इधर कर दो, P को नीचे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मान रखते हैं हम। आप बताइए दोस्तों, V का मान कितना है,
वी का मान है 230, 230 इंटू 230 लिख दे रहे हैं हम। पी का मान कितना है 2300, कितना दोस्तों 2300। अब एक काम करिए, 2 0 कट गया, 23 से 23 भी कट गया एक। अगर 23 से 23 भी कट गया तो आर का मान कितना आ गया 23 ओम। आर की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई आर की वैल्यू 23 ओम। अब इसमें विद्युत ऊर्जा भी तो ज्ञात करना है सवाल में, ध्यान से पढ़िए। और कह रहा है इसकी कितने किलोवाट की विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो हमें क्या ज्ञात करना है विद्युत ऊर्जा। तो एक काम करिए दोस्तों, विद्युत ऊर्जा का फार्मूला क्या होगा P इंटू टी, डब्ल्यू बराबर P इंटू टी होता है। P का मान 2300, टी का मान समय कितना दिया है किलोवाट प्रति घंटा में चाहिए, किलोवाट में चाहिए ना दोस्तों, किलोवाट प्रति घंटा में चाहिए, तो 1 घंटा के लिए चाहिए। तो एक काम करिए किलोवाट में ये हो जाएगा, किलोवाट में 2.3 किलोवाट है। देखिए 2.3 किलोवाट इंटू घंटा, 1 घंटा मान ले रहे हैं हम। अब 1 घंटा मान लेंगे, गुणा करेंगे 1 से, ये 10 घंटा दिया सवाल में, देखिए 10 घंटे के लिए जब 10 से हम गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 23 किलोवाट आवर। ये आंसर आ गया दोस्तों, नोट कर लो। तीसरे के खा का अथवा क्या क्वेश्चन में कह रहा है, एक लोहे की लंबाई L1 है, क्षेत्रफल A1, इसका प्रतिरोध 5 ओम है। यदि इसके ताप, अच्छा मान लिया लंबाई L1 को L मान लिया हमने, मेरी बात समझिएगा, और क्षेत्रफल A1 है, क्षेत्रफल कितना है A1 को हमने A मान लिया, ठीक है। अब इसका प्रतिरोध R1 को हमने मान लिया 5 ओम, ये हमने मान लिया, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है यदि बिना ताप में बदले इसकी लंबाई को दोगुनी कर दें, मतलब L2 को 2L कर दे, क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है, ठीक है। और जिससे उसके आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। दोस्तों यदि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो उसका क्षेत्रफल कैसा होगा, सेम होना चाहिए। और क्या करा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, दोनों के आयतन बराबर हो जाए। मान लीजिए दोनों के आयतन बराबर है, V1 बराबर V2, तो अब बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A1 इंटू L1, इसको लिख सकते हैं A2 इंटू L2। तो A1 का मान A है, L1 का मान L है, मेरी बात समझिएगा। A2 का मान निकालना है, L2 को क्या कह सकते हैं 2L, तो L से L कैंसिल, तो A2 का मान निकल के आ गया कितना A/2। भाई A2 का मान चाहिए, 2 को नीचे लगा दो, A2 का मान भी आ गया मेरे पास, ठीक है। और क्या कह रहा है इसमें, क्या ज्ञात करना है, तो नए तार की मतलब R2 ज्ञात करना है, R2 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो एक काम करें दोस्तों, हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। फार्मूला क्या है आइए देखते हैं। देखिए दोनों विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होंगे, तो ρ1 इज इक्वल टू ρ2। रो लिख सकते हैं राम अपॉन लक्ष्मण, इसको भी सकते हैं राम अपॉन लक्ष्मण। आपको बताइए 1 1 1 है, ये 2 2 2 है, मेरी बात समझिएगा। यहाँ से R2 का मान निकालिए, R2 बराबर इधर जाएगा R1 A1 L2 बटे A2 L1, यही आएगा। यहाँ से R2 का मान निकालेंगे, ये इंटू में चला जाएगा, ये A2 बटे में आ जाएगा। अब यहाँ मान रख दीजिए आप सबका, R1 का मान 5, A1 का मान A, ठीक है। L2 का मान 2L बटे A2 का मान A2 का मान A/2, 2 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, A/2 2 ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक दोस्तों, 2 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। उसके बाद L1 कितना है L। अब देखिए दोस्तों L है, ये L से L कैंसिल, A से A कैंसिल,
दो दूनी चार, चार पंचे 20, 20 आ गया। तो R2 कितना आ गया? 20 ओम। नोट कर लिया जाए दोस्तों, A2 का मान आ गया। इसमें इस सवाल में क्या क्या आपको दिया है बहुत ध्यान से देखिए। इस सवाल में आपको R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, R3 की वैल्यू गिवन है। कितना दिया है? 30 ओम। बहुत ध्यान से देखिएगा, 30 ओम है, ठीक है। उसके बाद R4 की वैल्यू कितना दिया है? R4 की वैल्यू आपको दिया है 10 ओम, ठीक है। और आपको दिया है R5 और R6 की वैल्यू दिया है कितना? 40 ओम, ठीक है। 10 ओम, 40 ओम ये दिया है। तो इसमें क्या क्या पूछ रहा है? तो इन सब में बहने वाली धारा, मतलब I1, I2, I3 ये पूछ रहा धारा। अब I4 पूछ रहा है, और I6, I5, I6 ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे आप? ये देखिए क्वेश्चन, सभी आर को हम जोड़ेंगे, इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे, इनको समांतर फिर टोटल श्रेणी क्रम में। पहले आइए इन तीनों आर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम। इनको भी समांतर क्रम, फिर तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, है ना, ठीक है। 1/R मान ले रहे हैं हम। 1/R1 30 है, 3 है ना। R2 भी 30 है, ठीक है। R3 भी 30 है। R1, R2, R3। तो यहाँ से R' की जो वैल्यू आएगी जब इनको सॉल्व करोगे एलसीएम, 30 ऊपर 3, 3 एकम 3 दहाम 30, 10 आएगा। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 10। अब इनको जब जोड़ोगे 1/R', 1/R1 40 है, R2 40 है। जब इनको हम जोड़ोगे तो R' की वैल्यू आ जाएगी कितने? जब नीचे एलसीएम लोगे तो 40 और 2, 2 2 दूनी 4, 20 आएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 20 ओम, ठीक दोस्तों। इसके बाद आप ये तीनों आर को, इसको याद, इन तीनों आर कौन कौन से? जो आपके पास 10 ओम, और ये 10 ओम, और ये 20 ओम किस क्रम में होंगे? इस श्रेणी क्रम में होंगे। किस में होंगे? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? R=R1, R2, R3। टोटल कितने हो गया? 40 ओम। कितना हो गया टोटल? 40 ओम हो गया। मेरी बात समझिएगा। अब इसके बाद क्या होगा? कुल प्रतिरोध निकल गया। अभी का मान आपको टोटल कितना दिया सवाल में? 16 वोल्ट दिया है, और ठीक वोल्ट। तो ओम का नियम लगाइए। ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है दोस्तों? V बराबर IR, V बराबर IR यही होता है। तो V का मान कितना है? 16। I का मान निकालना है, R का मान 40। तो यहाँ को जब इसको 4 चौक 16, 4 दहाम 40, 0.4 आएगा I का मान। यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकाल लें तो 0.4 एम्पियर, ये I की वैल्यू आ गई यहाँ से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हमें I1 चाहिए ना, तो I1 कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर आपको I1 निकालना है, क्या I1, तो I1, I2, I3, ये I/3 होगा। क्यों 3 होगा? क्योंकि ये तीन भागों में बराबर थे, क्योंकि इनके तीनों प्रतिरोध क्या बराबर हैं। तो इनके जब तीनों प्रतिरोध बराबर, तो तीनों धाराएं क्या होगी? तीनों भागों में बट जाएंगी। तो Y का मान क्या है? 0.4/3। तो 3 का अगर हम इसमें भाग दे दें तो ये आंसर आ जाएगा मेरा क्या? I1, I2, I3, I4 का, ठीक दोस्तों। अब इसका आंसर क्या आएगा? जब डिवाइड देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा
0.13 एम्पियर आएगा। ठीक है, जो I4 है वो I के बराबर होगा, डिवाइड नहीं होगा, तो I का मान 0.4 है, तो इसका आंसर यही आ जाएगा। और लेकिन जो I5 और I6 है ये दो भागों में डिवाइड हो रहा है, देख लिए, तो I/2 होगा, तो 0.4/2 होगा, तो डिवाइड नहीं होगा तो 0.2 आएगा एम्पियर ये। ठीक है, ये 0.2 आएगा। अब इनके बोल्ट बोल्ट भी चाहिए हमें। उसके बाद हमें क्या चाहिए दोस्तों, विभव चाहिए V1, V2, V3 चाहिए। तो ये किसके बराबर होगा, I1, I2, I3 सेम तो है ये इसके I। क्यों दोस्तों, I क्या है इसका, I/R। IR होता है V बराबर IR। तो I का जो I है, अगर इसे मतलब V1 बराबर IR लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, तीनों विभव बराबर है, तो एक का विभव निकाल लेते हैं, किसी एक का विभव निकालते हैं। आइए किसी एक का निकालते हैं। V1 बराबर I1R1। तो V1 की वैल्यू कितनी है, निकालनी है। I1 का मान अभी निकाला था हमने, ये 0.13, और R1 दिया 30, तो गुणा करो, तो गुणा करने पर क्या आएगा बताइए। अप्रॉक्सी 4 के बराबर आएगा, अप्रॉक्सी 13 से 39। 0.4 वोल्ट आएगा। यही V2 भी हमारा होगा, यही V3 भी हमारा होगा। ठीक है, और क्या निकालना है, V4 निकालना है। V4 कैसे निकालेंगे, I4 इंटू R4, ऐसे ही तो निकलेगा। I4 कितना दिया है, I4 0.4 है, R4 10 है, तो 4 आ जाएगा। ये कितना जाएगा, 4 वोल्ट आ जाएगा ये इसमें क्या। ठीक है, 4 वोल्ट आ जाएगा। और V5 निकालना है, तो I5 इंटू R5 होगा। I5 कितना है, I5 ये I5 I6 बराबर है, क्योंकि I/2 हो जाएंगे, दो भागों में, केवल डायग्राम में देख लीजिए, दो चीज भागों में डिवाइड होगा। तो I5 0.2 होगा, इंटू R5 कितना है, जो R5 दिया है वो है 40, तो हो जाएगा 0.8 वोल्ट। यही V6 भी होगा 0.8 वोल्ट। ठीक दोस्तों, चलिए इसके बाद क्वेश्चन क्या है, डायनेमो विद्युत डायनेमो के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों आइए इसके बारे में जानते हैं। ये आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, देखिए क्या दिया है, प्रत्यवर्ती धारा आपके स्क्रीन पर दिया है, क्या दिया पढ़ो। प्रत्यवर्ती धारा डायनेमो अर्थात विद्युत जनरेटर एक ही चीज़ है। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो द्वारा प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न की जाती है। यह एक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। सिद्धांत इसका क्या है, जनित्र की कार्यविधि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। जब कोई कुंडली चुंबकीय फ्लक्स के क्षेत्र में घूमती है तो यह कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स लगातार परिवर्तन होता है, जिससे इसमें प्रेरित विद्युत वाहक पैदा होती है। यही जनित्र का सिद्धांत है। इसके 4 भाग होते हैं दोस्तों, कौन कौन से, ये 4 भाग है, ये आपके स्क्रीन पर दे दिया गया, इसको आप पढ़ लें। चलिए दोस्तों।
केमिस्ट्री में आते हैं। केमिस्ट्री के भाग लेके आए। इसमें क्या क्या दिया है, इसमें एथिल अल्कोहल का आयोवेसी नाम क्या है दोस्तों, एथेनॉल है। आप एथेनॉल पर टिक लगाएंगे। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। और श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयोग की जाती है क्या, लेड नाइट्रेट प्रयोग की जाती है दोस्तों। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दिया है दूसरे का। दूसरे का में क्या है, सॉरी छठे का। छठे के का में क्या कह रहा दोस्तों, कह रहा है जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्कों में से धातु निष्कर्षण के समीकरण दीजिए। तो धातु निष्कर्षण का जो समीकरण है ये आपके स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए। दो समीकरण दीजिए। जिंक कार्बोनेट से आप जिंक प्राप्त कर सकते हो, जिंक ऑक्साइड से भी आप जिंक प्राप्त कर सकते हैं इन्हें गर्म करके। चलिए खा नंबर देखिए अब, छठे का खा। इसमें क्या कह रहा है, पीओपी बनाने की एक विधि। सबसे पहले आप जिप्सम उठाइए। जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ये होता है जिप्सम। जिप्सम क्या होता है दोस्तों, जिप्सम। इसको हमने क्या किया, गर्म कर दिया 373 केल्विन पर। जब गर्म करेंगे इसको तो ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O और 3Y2H2O बनेगा। ये है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक दोस्तों, ये पीओपी की प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और ये क्या है, पीओपी बनाने की विधि हो गई। दूसरी विधि इसी में क्या कह रहा है, ब्रेंजक चूर्ण बनाने की। ये क्या आ गई, पीओपी बनाने की विधि। ठीक है, इसके बाद अब क्या है, विरंजक चूर्ण बनाने की विधि देख लो। तो विरंजक चूर्ण कैसे बनेगा दोस्तों, उसके लिए आप उठाएंगे चूना, CaOH का होल ट्वाइज। ठीक है, यह चूना जिसे बोलते हैं भुजा चूना। ठीक दोस्तों, भुजा चूना भी बोलते हैं इसे। इसमें हमने क्लोरीन गैस को मिला दिया। किसको मिला दिया, क्लोरीन गैस को। तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और H2O। ये है ब्लीचिंग पाउडर, ब्रेंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक दोस्तों, चलिए और क्या है इसमें। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन कह रहा है कि मिशेल की अवधारणा के आधार पर साबुन की सफाई की प्रक्रिया को समझाइए। तो आपके स्क्रीन पर देखिए, इसकी डिफिनेशन लिखिए, पढ़िए क्या कह रहा है। मैल तैलीय होते हैं, जल विरागी सिरा तेल में के घुला रहता है और जल रागी सिरों के चारों तरफ पानी घिर जाता है। इससे मिशेल की संरचना बन जाती है। साबुन का मिशेल मैल को पानी में घुलने में मदद करता है और कपड़ा साफ हो जाता है। यही साबुन की स्वच्छीकरण प्रक्रिया है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वें का क्या कह रहा दोस्तों, कह रहा है आवर्त सारणी के नए आवर्त के एक वर्ग के तत्वों के धातुई लक्षणों में परिवर्तन के कारण सहित व्याख्या कीजिए। तो इसमें क्या है, आवर्त सारणी में जैसे जैसे संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों पर किया जाने वाली प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। समूह में नीचे की ओर संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाले प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन आसानी पूर्वक निकल जाते हैं। इसलिए धात्विक अभिलक्षण आवर्त में घटता है और समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है। दोस्तों आपके स्क्रीन पर डिफिनेशन नोट कर लें। चलिए खा नंबर सवाल को देखते हैं। 7वें का खा क्या कह रहा है, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, NaCl के बनने की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन डॉट द्वारा समझाइए।
देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर इसकी डिफिनेशन दे दी गई है और इसके वर्णन कर दिया गया, इसको आप नोट कर लें। आइए 8वां नंबर सवाल देखते हैं। 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा है? इथेनॉइक अम्ल के 3 रासायनिक गुण लिखिए। तो इथेनॉइक अम्ल के 3 रासायनिक गुण आपके स्क्रीन पर देख लीजिए। पहला एस्टरीकरण, जिसमें एसिटिक अम्ल की क्रिया एथिल अल्कोहल के साथ कराया जाता है, एस्टर बनता है। और दूसरा सारक के साथ अभिक्रिया, जिसमें एसिटिक अम्ल NaOH और COOH Na के साथ क्रिया करता है। और दूसरा है कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनिक के साथ क्रिया करता है। देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर नोट है, इनके उपयोग भी दे दिया गया है। चलिए, इसके बाद के क्वेश्चन क्या कह रहा है? अथवा में जो दिया, ऑक्सीजन की परिभाषा आपकी स्क्रीन पर दिया, दोस्तों पढ़ लें। उसके बाद समझाती है श्रेणी की डिफिनेशन, आपके डिफिनेशन दे दिया गया, भी पढ़ लें। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल की आयोवेसी नाम पद्धति बतानी है, तो लिख दिया गया। एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं, कीटोन को क्या बोलता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को। यह आयोवेसी नाम की पद्धति यहाँ पर बता दी गई है। चलिए, जीव विज्ञान में आते हैं हम लोग। इसमें से पहला जो आपका ऑप्शन है, मनुष्य के हृदय के कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और द्वार कोशिकाओं में पाई जाती हैं रंध्रों में। पौधों में कायिक प्रवर्धक के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है? वो है जड़। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 2x। ठीक दोस्तों, उसके बाद चलिए जीवाश्म की परिभाषा देते हैं, इसके उदाहरण समझाते हैं। चलिए, इसकी डिफिनेशन आपके स्क्रीन पर है, देखिए क्या कह रहा है। दोस्तों, डिफिनेशन आपके स्क्रीन पर है, पढ़ लें। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका खा क्या कह रहा है? वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए। देखिए दोस्तों, इनका अंतर भी आपके स्क्रीन पर दे दिया गया, आप इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर गा की तरफ बढ़ते हैं। गा क्या कह रहा, पढ़िए। वन्य प्राणियों पर वर्णन करना है, तो ये भी आपके स्क्रीन पर दे दिया है, आप इसको पढ़ लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आ जाइए। 11 नंबर में 2 पादप हार्मोन्स के नाम लिखने हैं, तो इनके 2 पादप हार्मोन्स के नाम और कार्य हम आपको बता दे रहे हैं, आपके स्क्रीन पर हैं, पढ़ लें इसको। उसके बाद इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी आपको बता दे रहे हैं। ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया क्या है, इनके उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। आपके मतलब अंतर के द्वारा हमने बता दिया, नोट कर ले इसको, उदाहरण भी यहाँ दे दिया गया है। उसके बाद 11वें खा नंबर क्या है? वो क्राणु मतलब नेफ्रॉन का एक नामांकित चित्र बनाना है, इसके कार्यों का वर्णन करना है। तो आपके स्क्रीन पर दोस्तों इसका चित्र दे दिया गया, इसके कार्यों का वर्णन कर दिया गया, इसको नोट कर लें आप। और अथवा में दिया लैमार्कवाद या डार्विनवाद की तुलना कीजिए, ये भी आपके स्क्रीन पर डिफिनेशन दे दी गई, इसको आप पढ़ लें। मेंडल वाले डिफिनेशन, मेंडल के वंशागति के नियम समझाइए, ये भी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 12 है, आपके स्क्रीन पर दे दिया गया, आप इसको पढ़ लीजिए। चलिए, अथवा में एक क्वेश्चन इसके है, परागण की परिभाषा लिखिए और इसका चित्र बनाना है। दोस्तों, परागण की परिभाषा और चित्र आपके स्क्रीन पर दिया है, आप इसको देख लें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और इसके नेक्स्ट सेट जो सेट आपका NK है वो भाग 2 में लेके आएंगे। धन्यवाद।